जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की समसामयिकी देखेंगे। ये घटनासार की है, ठीक है, घटनासार का ये समसामयिकी है। और इसके साथ ही आप देखेंगे ये पूरा वीडियो, ये पूरा करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल का एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वन गो में, ताकि आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक ये यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स आ जाए, ठीक है दोस्तों। सो लेटेस्ट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रब कर देता हूँ मैं एंड लेटेस्ट बिगिन। तो आप देखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 में आई थी। ये योगी जी की अध्यक्षता में आया था। और साथ ही देखेंगे और इसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। और इसमें क्या प्रावधान है, इसमें इस नीति के तहत सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी या फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर कोई अभद्र, आपत्तिजनक और राष्ट्र के विरोधी अगर पोस्ट डालता है तो उसके ऊपर क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी, जो लाभकारी योजनाएं, उपलब्धियों की जानकारी अगर क्या करता है, जानकारी लोगों तक डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर पहुंचाता है तो उसके माध्यम से आप उनको क्या दिया जाएगा, कुछ पैसे का भुगतान किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, पैसे दिए जाएंगे। तो चलिए आगे इसमें देखेंगे। इसमें दिया गया है जो ट्विटर है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदेश के योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित ये कंटेंट, वीडियो अगर ट्वीट, अगर पोस्ट, रील्स क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं तो इनको प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए रोजगार का भी सृजन बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। और इसमें देखेंगे कि इसमें 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। 4 श्रेणियों में देखेंगे ये फॉलोवर और सब्सक्राइबर के आधार पर ये दिया जाएगा। और आप देखेंगे एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर को संचालन और इन्फ्लुएंसर जो प्रभाव करने वाले लोग होते हैं उनकी श्रेणियां अधिकतम कितनी सीमा रखी गई है, ठीक है, भुगतान की। ये 5 लाख, 4 लाख और 3-3 लाख रुपए रखा गया है। यूट्यूब पर अगर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के भुगतान की श्रेणियां अगर इसमें देखा जाए तो 8 लाख रुपए, उसके बाद 7 लाख, फिर 6 लाख, फिर 4 लाख रुपया ये प्रति माह दिया जाएगा। वह भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। आईटी एक्ट कौन सी धारा लगेगी, 66E का लगेगा, ठीक है, और 66F की धारा लगेगी और आप पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे प्रदेश सरकार पहली बार ऐसी मामलों का नियंत्रण करने के लिए ये नीति लाई है। और इसके तहत अगर कोई भी दोषी आदमी होता है तो उसको 3 साल तक की सजा और उम्र कैद भी हो सकता है, ठीक है, अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अगर काम करता है तो, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, इसमें प्रदेश सरकार ने शहरी और आईटी सिटी बनाने का प्रस्ताव किया है। 5 शहरों को क्या है, आईटी सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। और इसमें देखें 5 शहर कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर, ये शहर इंपॉर्टेंट है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है। और इसमें देखेंगे गौतम बुद्ध नगर को आईटी और आईटीईएस हब, और लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए का हब, और कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स के लिए, और वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये हब तैयार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें देखेंगे ये 5 जो जिले हैं ना, इसको ध्यान में रखना है, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। इसमें क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में आईटी सिटी का जो प्रस्ताव रखा गया 5 शहरों में, निम्नलिखित में कौन सा शहर है, ठीक है, और अन्यथा ये पूछ देगा कौन सा शहर नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें देखेंगे जो राज्य सरकार की जो आईटी हब के ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए ये शीघ्र एक राज्य स्तरीय क्या है, आईटी सलाहकार समिति का भी गठन करेगी। सेकंड, इसमें देखेंगे दूसरा है उत्तर प्रदेश की दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षक का केंद्र उद्घाटन। ये कहाँ पे हुआ है, ये अपने योगी जी के द्वारा हुआ है, गोरखपुर वन प्रभाग में कैंपियरगंज रेंज के महाराजगंज जिले में, ठीक है, कौन से जिले में, महाराजगंज जिले में ये आपका एशियन किंग गिद्ध का संरक्षक केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये आप देखेंगे कि गिद्ध क्यों क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। जो आप देख रहे होंगे गिद्ध जैसे की कमी हो गई है, एक कौन सी एक दवा के कारण, डेक्लोफेन होता था, डेक्लोफेन की वजह से ये गिद्ध क्या करते थे, ये पेन किलर होता था, पेन किलर। इसके माध्यम से क्या होता था कि अगर कोई भी जंतु, अगर इसको डेक्लोफेन दिया जाता था, अगर वो डेड हो जाता था तो उसको खाने के लिए गिद्ध आएंगे तो खाते थे, तो जिसके वजह से उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है दोस्तों। ये था आपका एक छोटा सा तो एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप महाराजगंज जिले में ये विकसित किया जाएगा। और दुनिया के पहले एशियाई जटायु राजगिद्ध, रेड हेडेड जो वल्चर का संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। और ये आप देखेंगे ये कौन से कितने हेक्टेयर में, ये 1.5 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और आप इसमें अगर आगे देखते हैं, यह इसके संरक्षण के लिए IUCN रेड लिस्ट के द्वारा जो 2001 में, जो अभी मैंने बताया, IUCN रेड लिस्ट डाटा जारी करता है। इसके माध्यम से बताता है कि कौन सी पक्षी क्या है,
संवेदनशील है, कौन वनरेबल है, कौन क्रिटिकली वनरेबल है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें बताई जाती है IUCN रेड डाटा के अनुसार। तो 2001 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया था, ठीक है, इस गिद्ध को, ठीक है। और आप देखेंगे इसमें जो मैंने बताया कि डिक्लोफेनाक, ओके, डिक्लोफेनाक के व्यापार पर क्या किया, पूरी तरीके से रोक भी लगा दी गई है और इसकी वजह से भारी कमी आई थी गिद्धों में, ठीक है। और इस अवसर पर योगी जी ने गोरखपुर में क्या है, फॉरेस्ट्री कॉलेज का खोलने की घोषणा की है, फॉरेस्ट्री कॉलेज, ठीक है। कहाँ पे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ पे खोला जाएगा, ये गोरखपुर में खोला जाएगा। और किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है, ये आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान की योजना की गई है, ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, ओके, विकास अभियान योजना। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की गई। यह 15 अगस्त 2024 को की गई थी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इसमें क्या होगा कि इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को क्या क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और ये सहायता आप देखेंगे सरकार ने राज्य में 10 लाख नए MSME, ओके, MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, 10 लाख। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये कूट बना के दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन एक कूट बना के दे देगा कि ये योजना किससे रिलेटेड है। दूसरा आ जाएगा कि ये कितने MSME में कितने लाख नए स्थापित किए जाएंगे, कितने लाख नए स्थापित किए जाएंगे, इसका लक्ष्य बताइए, ठीक है। तो ये 10 लाख, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें आप देखेंगे इसके तहत 50 लाख रोजगार का अवसर की उम्मीद की जा रही है। अगला देखेंगे, एक जिला एक विश्वविद्यालय अपने योगी जी के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा ये चलाई गई है। इसमें एक जिला एक विश्वविद्यालय के तहत आप देखेंगे कि इसमें 18 मंडल है ना, पूरे अपने यूपी में 18 मंडल है, ठीक है, और 75 जिले हैं, और 18 मंडल और प्रत्येक जिलों में क्या एक विश्वविद्यालय बनाने की योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें देखेंगे अभी 75 जिलों में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का, वही बता रहा हूं मैं कि एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। तथा सहारनपुर में मां संभा कुमारी देवी विश्वविद्यालय पहले ही संचालित है, ठीक है। ये कहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे, सहारनपुर में। सहारनपुर किधर पड़ता है, एकदम आपका नॉर्दर्न जिला है, ठीक है, नॉर्दर्न जिला है अपने यूपी का, ये ध्यान रखेंगे। तो एक जिला एक विश्वविद्यालय की योजना के तहत ये प्रावधान रखा गया है, ठीक है। इसके साथ ही मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, देवीपाटन में मंडल में मां पाटेश्वरी, पाटन से पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, ठीक है, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापना का कार्य चल रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये देखेंगे कि जो विश्वविद्यालय है वो कौन से जिले में है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये मैच करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसी अवसर पे आप देखेंगे आजमगढ़ में भी महाराज सुहेल देव विश्वविद्यालय और अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का काम चल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। ये आप देखेंगे केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा ये उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में और लखनऊ मंडल, अमेठी जिला और लखनऊ मंडल में 8 रेलवे स्टेशन की क्या की गई है, ये आधिकारिक तौर पर नाम का परिवर्तन किया गया है। और इसमें आप देखेंगे ये स्मृति ईरानी जी जो लोकसभा की पूर्व सांसद रही हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है। इसमें देखेंगे और इनके नाम पे, इस जगह के नाम पे महापुरुषों के नाम रखे गए हैं। जो परिवर्तित जिले हैं उसको देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कौन से, कासिमपुर हॉल्ट को क्या जायस नगर रखा गया है, जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को माँ कालीकन धाम, और बानी को स्वामी परमहंस, और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज को महाअहरवा भवानी धाम, और वजीरगंज हॉल्ट को अमर शहीद भाले सुल्तान, और फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम, ठीक है, फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। अगला देखेंगे गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल खोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल खोला गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि ये प्रदेश का सैनिक स्कूल है तो नहीं, ये पूर्वांचल का है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी इसमें देखेंगे इसका उद्घाटन किसके द्वारा, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ये किया गया था। और आप इसमें देखेंगे ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया था, ये ध्यान रखेंगे ये बिंदु, ठीक है। और ये गोरखपुर में खोला जाएगा, ठीक है। और इसमें पूर्वांचल के पहले स्कूल का ये लोकार्पण हुआ। और इसमें प्रथम चरण में आप देखेंगे कक्षा 6 से 9 में क्या 84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। और विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक के बाल बालिकाओं को क्या मिलेगा, आवासीय व्यवस्था क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, और शिक्षा साथ साथ प्रदान की जाएगी, ठीक है। और ये आप देखेंगे जुलाई
में ये इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें आप देखेंगे क्या होगा, स्कूल में 20 क्लासरूम होंगे, 4 लैब्स होंगे, छात्रावास होगा, तो इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, इसके तहत। और इसमें देखेंगे स्कूल में छात्राओं को 4 सदनों में यानी हॉस्टल रखा गया है और उनके नाम भी रखे गए हैं। तो नाम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे शहीद भगत सिंह, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और शहीद बंधु सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर ये रखा गया है, ये 4 हॉस्टल का नाम, तो ये ध्यान रखेंगे। परिसर में खेल गतिविधियों के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन का भी कोर्ट बनाए गए हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, कानपुर में हाईलाइट में प्रवेश का पहला स्किन बैंक, ठीक है, कानपुर के हाईलाइट में प्रदेश का पहला स्किन बैंक। स्किन बैंक क्या होता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, उसने तो उसका क्या किया जाएगा, त्वचा निकाल के जो पार्थिव शरीर से त्वचा निकाल के, अगर कोई भी बर्न रोगी है ना, किसी का कहीं पे जल गया है, तो उस स्किन को क्या किया जाएगा, अच्छे से ड्रेसिंग किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये पहला स्किन बैंक कहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे, कानपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखते होंगे कि ये इसके पहले दक्षिण भारत में पहले स्किन बैंक खोले हुए हैं। इसके अलावा जयपुर में भी स्किन बैंक संचालित है। देश का पहला स्किन बैंक ये कहाँ पर, 1972 में वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मुंबई में खोला गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखेंगे, प्रदेश में स्टैटिक कैपिटल रीजन SCR जो होता है ना, ये आपके देखेंगे दिल्ली के तर्ज पे रखा गया, ठीक है। SCR जो है स्टेट कैपिटल रीजन का गठन का निर्णय लिया गया है। और इसमें देखेंगे लखनऊ, ठीक है, राजधानी लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में देख रहे होंगे जनसंख्या की क्या हो रही है, बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है, तो उसके चलते विकास को बढ़ावा देने के लिए ये SCR का गठन हुआ है। ये किसके तर्ज पे है, आप देखेंगे, ये जो स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किसके तर्ज पे किया गया है, ये दिल्ली NCR पे, ठीक है, दिल्ली का NCR है ना, उसके तर्ज पे ये किया गया, ठीक है दोस्तों। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से जो लखनऊ से सीमावर्ती क्षेत्र जो बनाते हैं, जो 5 जिले हैं, उनके नाम जान जाते हैं, उन्हीं में SCR का गठन किया जाएगा। जैसे आपके हो जाएंगे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से जिले हैं लखनऊ से टच करते हुए जहाँ पे SCR का गठन हुआ है। और इसका क्या नाम दिया गया है, UPSCR, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन नाम दिया गया है। ये देखेंगे लखनऊ में 2528 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। और UPSCR का कुल क्षेत्रफल ये ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछ सकता है, ये 27,826 वर्ग किलोमीटर है। इसके लिए देखेंगे स्वीकृति अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी विकास प्राधिकरण, ठीक है, के द्वारा ये गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, और मुख्य सचिव इसके वाइस चेयरमैन होंगे, और इसका मुख्यालय कहाँ पर रहेगा, लखनऊ में रहेगा, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि लखनऊ के आसपास की बातें की जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है लखनऊ में ही होगा, ठीक है, एक आप ऐसा दिमाग लगा सकते हैं। मेरठ में देखेंगे राज्य की पहली एकत्रित हरित शहरी सड़क, ठीक है, कहाँ पे, मेरठ में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों, मेरठ में ये होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जितने करंट अफेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट बिंदु मैं बताता जा रहा हूँ ताकि आप ध्यान से सुनिए और इसको याद करिए, 2 बार 3 बार इसको देख के फिर आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद याद हो जाएगा, फिर मैगजीन से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो एक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरठ की बात कर रहे थे, मेरठ में ये पहली एकत्रित हरित सड़क का क्या हुआ है, ये पास हुआ है, ठीक है। और इसके अंतर्गत देखेंगे, इसके अनुसार मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली ये एकत्रित हरित क्या है, शहरी सड़क मेरठ में निर्मित किया जा रहा है। ये कितने किलोमीटर का है, 2.15 किलोमीटर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जून 2026 तक ये पूर्ण होने की संभावना है, और इसमें लगभग 40 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अगला है आपका नोएडा ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बना है, ISO, ठीक है, नोएडा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नोएडा क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को, ये ISO प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, अब कितने प्रदेश में लागू, कितने प्रदेश के कितने प्रदेश के कितने जिलों में लागू है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अपने प्रयागराज में भी है, ठीक है, कमिश्नरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो ये आप देखेंगे नोएडा क्या है, ISO प्रमाण पत्र पाने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट ये हो गया। और इसके अंतर्गत देखेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए असाधारण पुलिस सेवा देने के लिए ये कमिश्नरेट को ये प्रतिबद्धता को दर्शाता है, इसलिए ये दिया गया है। रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड द्वारा ये प्रदान किया गया है, ये ध्यान रखेंगे, रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन के द्वारा
सर्टिफिकेशन लिमिटेड के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसके साथ ही आप देखेंगे अयोध्या आदर्श सौर शहर घोषित। ठीक है, अयोध्या को आदर्श सौर शहर घोषित किया गया। कौन से जगह को? अयोध्या को। ठीक है, आप देखेंगे इसमें इसके माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता हासिल की है, और जिसके कारण अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में जो आई थी, ये नीति का ईयर याद रखेंगे, के अंतर्गत आदर्श सौर शहर का प्रतिष्ठित परिणाम प्राप्त हुआ है। सौर शहर में ऐसे इसको परिभाषित किया गया है कि जहां नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग को कम से कम 10% तक कम कर सकता है, 10% तक कम कर सकता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि यहाँ पे मांग की जो बात, अयोध्या शहर की बिजली मांग की कितना? 198 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट, 198 मेगावाट। यह संयंत्र देखेंगे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा मांझा रामपुर हलवारा और मांझा सराय राशि गांव में सरयू नदी के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट ये आपका है वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय क्या हुआ बन रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की क्या है? संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। इसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। यह आप देखेंगे किसको किसको समर्पित है? ये ज्योतिष, खगोल विज्ञान, वैदिक साहित्य को ये समर्पित है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देखेंगे क्या ऋषियों के योगदान को भी ये दर्शाता है और शास्त्रार्थ को भी दर्शाता है। ठीक है, शास्त्रार्थ मतलब आध्यात्मिक प्रवचन और परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए यह मंच के रूप में काम करेगा। ऐतिहासिक सरस्वती भवन में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां, जिसमें देखेंगे रास, पंचाध्यायी, श्रीमद् भगवद गीता और दुर्गा सप्तशती शामिल है। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिला है। सोनभद्र पुलिस लाइन को अब पूर्वांचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ये पहली पुलिस लाइन बन चुकी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने, ठीक है, ISO ने यह प्रमाण पत्र दिया है। इसमें आप देखेंगे पुलिस लाइन के प्रबंधन, प्रशिक्षण और सेवाओं और सुविधाओं की उत्कृष्टता को यह मान्यता देता है। ठीक है, ये देखेंगे। नेक्स्ट इसमें सलखान जीवाश्म पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव आप देखेंगे जो 46 ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर की समिट हुई थी ना दिल्ली में। ठीक है, उस समय ये रखा गया था, जो ये सलखन फॉसिल पार्क है, जिससे सलखन जीवाश्म पार्क, इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप देखेंगे जिसमें कि सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप में जाना जाता है, सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें यह सोनभद्र के राजमार्ग ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आप देखेंगे ये कितने वर्ष पुराना है? ये 1400 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म होने का अनुमान है। 1400 वर्ष मिलियन, ठीक है, मिलियन ईयर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आते हैं अगला। ओके, ये कहाँ पे? ये पार्क आप देखें कैमूर वन्य जीव अभयारण्य से सटे, ये कैमूर रेंज से लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये आप देखेंगे। और आप देखेंगे इसका उद्घाटन कब किया गया था? ये 8 अगस्त 2002 को किया गया था। लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क ये बनाया जा रहा है। इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है, लखीमपुर खीरी। ओके, ये लखीमपुर खीरी आपका लार्जेस्ट एरिया में वाइज जिला है। ठीक है, अगला देखेंगे ये कौन सा गांव है? ये कुंभी गांव में। ठीक है, ये आपको अगर पूछना होगा तो ये लखीमपुर खीरी ये डिस्ट्रिक्ट ही पूछेगा, नहीं तो ये याद रख लीजिए ये भी कुंभी गांव। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? शीर्ष स्थान पे। ठीक है, और देखेंगे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की जो आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश क्या है? जो ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने के लिए ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आप देखेंगे अगला आरती अमल को, किसको? आरती को अमल क्वीनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? अब ये आइए देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश की बहराइच जिले की है। कहाँ की है? बहराइच जिले की। ठीक है, बहराइच जिला की है, ये श्रावस्ती के पास और लखीमपुर खीरी के पास है। ठीक है, बहराइच जिला। ठीक है, और 18 वर्ष की ये रिक्शा चालक है। आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमन क्वीनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, अमल क्वीनी विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये क्यों दिया गया है? ये पिंक ई रिक्शा पहल के तहत उन्होंने अपने कार्य के माध्यम से युवा लड़कियों को प्रेरित किया है। ठीक है, और उसमें ये प्रेरित करके महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करती हैं। ठीक है, ये पिंक ई रिक्शा पहल के लिए। ठीक है, और इसमें देखेंगे यह पुरस्कार समारोह इंग्लैंड के लंदन में स्थित कनिंघम पैलेस में क्या है? आयोजित है। ठीक है, कनिंघम पैलेस में
आर्थिक आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये शहर की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा चालक हैं। ठीक है दोस्तों, ये बता दिया मैंने। यह पुरस्कार ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये ब्रिटिश चैरिटी और प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर ये कहाँ पे बन रहा है? ये बाराबंकी में बन रहा है। ये बाराबंकी, ठीक है, बाराबंकी में बन रहा है। बाराबंकी ये कहाँ है? लखनऊ के पास है। लखनऊ अयोध्या से सटे हैं, गोंडा से सटे हैं, ये आप देखेंगे बहराइच से सटे हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, जिले याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है यूपी स्पेशल में। ठीक है, यूपी स्पेशल का क्लासेस अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें देखते हैं कि ये जो रोमा क्लस्टर पार्क बना है ये किसके द्वारा? ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, CSIR के द्वारा ये बाराबंकी के बगौल गांव में ये उत्तर प्रदेश का पहला ये सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें ये जो CIMAP में क्लस्टर के उच्च उपज देने वाली पुदीना की किस्म की क्या करी है? उन्नति किस्म को लगाई है। ठीक है, ये पुदीना को, ये ध्यान रखेंगे। इसमें और कुछ जानने योग्य नहीं है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादकों को GI टैग मिला है। ठीक है, मैं दोस्तों वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर उधर की फैक्ट्स याद करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं वही, आप PYQ जब देखिएगा ना, PYQ, तो आप देखिए करंट अफेयर्स किस तरीके का पूछा है। ठीक है, यूपी का पहला, देश का पहला, ठीक है, कोई इनिशिएटिव है तो पहला। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें याद रखिए, आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो आइए इसमें देखते हैं आगे। ये अप्रैल में आप देखेंगे GI टैग मिलने वाला भारत का सबसे अधिक किसको प्राप्त है? ये अपने यूपी का शीर्ष स्थान है, फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु में कितने? 58 है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और यूपी में 75 है। ठीक है, 75 है। जैसे 75 जिले हैं ना, वैसे 75 हम लोग क्या है? उत्पादन है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें 6 नए उत्पादन में वाराणसी का जो ये तिरंगी बर्फी है, ये तिरंगी बर्फी ये आप देखेंगे स्वतंत्रता के समय से ये चलती आ रही एक मिठाई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखेंगे ये कौन कौन से GI टैग है। ये सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें कौन से विभाग से दिया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा एक GI टैग ये की रजिस्ट्री होती है और उसके द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये 6 जो नए दिए गए हैं ना GI टैग, उसका क्या है? तिरंगी बर्फी आपका ये बनारस में, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये बनारस में, थारू कढ़ाई ये लखीमपुर खीरी, बेत और बांस का शिल्प ये बरेली, बेत और बांस बरेली, बेत और बांस बरेली। ठीक है, ऐसे याद करना। जरदोजी ये आपका शिल्प बरेली में। ठीक है, और आप देखेंगे हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल ये कहाँ पे? हापुड़ में, पिलखुआ हापुड़। इसमें अगला देखेंगे नाइमा खातून जी को AMU का पहला ये महिला कुलपति बनी है। ठीक है, महिला कुलपति बनी है, ये AMU के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर बनी है। और ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो अपनी राष्ट्रपति हैं, उनकी मंजूरी पर ये बनी है। और बाद में शिक्षा मंत्रालय ने क्या है? इन्हें अधिसूचना देकर नियुक्त किया था। AMU का वर्ष देखते हैं कब यह स्थापना हुआ था? 1877 में ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में ये स्थापित हुआ था। बाद में ये AMU बन चुका। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। फिर इसमें आपको देखने को मिलता है फिर ये अगला। ठीक है, अगला देखेंगे वाराणसी में, ठीक है, बनारस में 7वीं आईसार समन्वय समिति का बैठक हुआ है। कहाँ पे? वाराणसी में, ध्यान रखेंगे। ये 7वीं है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको आ जाता है ये कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है। ये 7वां है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र में 7वीं आईसार की बैठक ये आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के वरिष्ठ जो कृषि अधिकारी थे ना, वो शामिल हुए हैं। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ठीक है, के द्वारा ये किया गया। महानिदेशक जो है ना, महानिदेशक अजय कोहली के द्वारा की गई है। ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये हेडक्वार्टर इसका मनीला पड़ता है। ठीक है, मनीला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें बात की गई जो कृषि खाद्य जो प्रणाली है उसको बदलने के लिए, और एक आप देखेंगे इसमें अच्छे चावल की जो उन्नत खेती की बात की गई है। और इसी दौरान आप देखेंगे कम मीथेन उत्सर्जन करने वाले चावल की किस्मों का विकास के लिए प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये केंद्रीय इसका मुख्य विषय था। ठीक है, आप देखेंगे DMSRDE कानपुर के द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुलेट प्रूफ ये जैकेट बनाई गई है। ये कानपुर DRDO के कानपुर में स्थित है। ये सामग्री एवं भंडार अनुसंधान
विकास प्रतिष्ठान, ये ध्यान रखेंगे। ये देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ क्या होगा, जैकेट होगा, ठीक है। और ये देखेंगे ये जैकेट BSI के स्तर पर 6 लेवल का है, ठीक है। गोला बारूद से भी ये सुरक्षित, ये उससे रुकने में ये सक्षम रहेगा, ठीक है। आप देखें इस बुलेट प्रूफ जैकेट का चंडीगढ़ टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक क्या किया, प्रशिक्षण भी किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे कार्यात्मक गैर धातु सामग्री पॉलीमर, ये पॉलीमर मैट्रिक कंपोजिट इलास्टोमर्स, ओके। ये इतने ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये पूछे नहीं कौन से धातु का यूज हुआ है, बस आप एक बार देख लीजिएगा बस, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। आप देखें IIIT ने बनाई हाईटेक डेटा चिप, ठीक है। IIIT जो है अपने प्रयागराज में, वो उसने क्या बनाया है, ये हाईटेक डेटा चिप बना है। इससे आप क्या करेंगे ना, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये गोपनीय डेटा को क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। किसी भी प्रकार की अगर आप देखेंगे हैकिंग होती है तो उससे ये क्या करेगा, रोकने में सक्षम रहेगा, ठीक है। ये आप देखेंगे जो कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के प्रोफेसर मनीष गोस्वामी जी के द्वारा तैयार किया गया। ये नाम याद रखेंगे, मनीष गोस्वामी जी के द्वारा, ठीक है। अब ये देखेंगे आगे, ये किसमें, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप आदि में ये इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। यह मेटा इंस्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन है, किसमें, मेटा इंस्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर ये डिजाइन है। ये क्या करेगा ना, रैंडम कोड ये जनरेट करेगा जिसके माध्यम से हैक करना आसान नहीं होगा। पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर, ओके। पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर, ये आप देखेंगे ये कहाँ पे, नोएडा द्वारा निर्माण किया जाएगा, ठीक है, नोएडा द्वारा, ठीक है। और इसमें देखेंगे ये निर्मित के बाद भारतीय वायुसेना को क्या इसकी डिलीवरी दी गई है, ठीक है। पहला स्वदेशी क्रैश फायर है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे कि नोएडा के जो MSME फर्म है इसको 291 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया था, 291 करोड़ रुपए का, ठीक है। आगे देखें प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत, ठीक है, कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इसमें 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इसके अंतर्गत देखेंगे युवाओं को रोजगार मिलेगा और मुफ्त कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगा जो आधुनिक पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। और इसमें देखेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को क्या करेंगे, ये अपने रेगुलर क्लास के साथ साथ ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। नियमित जो अध्ययन है उसके साथ साथ ये दिया जाएगा। ये IT क्षेत्र में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, सौंदर्य स्वास्थ्य सेवा, परिधान और लेखांकन, ये सारे ग्रुप हैं, ये निःशुल्क दिए जाएंगी सेवाएं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये प्रोजेक्ट प्रवीण आएगा किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है कौशल प्रशिक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। ये 2023 में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, ये आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ये प्रोजेक्ट प्रवीण किसके किसके माध्यम से, ये माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन के लिए क्या किया गया, ये संचालित किया गया, ये ध्यान रखेंगे। ये किसके किसके द्वारा, दोनों, ये माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा ये समझौता हुआ है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखेंगे 150 सरकारी जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके तहत ये परियोजना चलाई जाएगी, ठीक है। और आप देखेंगे इस योजना के तहत छात्रों को स्कूल में ही एक निजी प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, स्कूल में ही, ठीक है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जिसके अवेलेबिलिटी के लिए काफी आसान होगा, जैसे बच्चे वहीं पे ये प्रशिक्षण प्रदान कर लेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना है, जिसमें देखेंगे प्रत्येक साइबर स्टेशन में अधिकारियों को क्या और कर्मचारियों को 25 पद होंगे, जिससे आपको देखेंगे रोजगार भी बढ़ेगा। और इससे देखेंगे जो भी वैश्विक स्तर पर जो साइबर क्राइम होता है उसको क्या करने घटाने के लिए अब देखेंगे 75 जिलों में साइबर क्राइम स्थापित करने का निर्णय किया गया, ठीक है। और आप देखेंगे जो 18 मंडल हैं, 18 मंडल में ये आपका साइबर स्टेशन पहले से ही शुरू है और 57 में क्या है, 57 जिलों में ये स्थापित और होंगे, ठीक है। अगला देखेंगे चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, अपने चित्रकूट जिला में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। और ये आप देखेंगे इस क्रम में बुंदेलखंड क्षेत्र में एक डिफेंस कॉरिडोर बनेगा और इसकी घोषणा अपने प्रदेश की सरकार ने दिया है। इसमें आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें बात की गई है डिफेंस कॉरिडोर में, ये आप देखेंगे ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये स्वीकृति भी प्रदान की गई है। और चित्रकूट के चित्रकूट जनपद के करबी के खुटरिया, ठीक है, खुटरिया गांव के पास ये डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 102 हेक्टेयर होगा इसका क्षेत्रफल। और इसके साथ ही आप देखेंगे इस डिफेंस कॉरिडोर में सभी तरीके का हथियार जैसे टैंक हो गया, ड्रोन हो गया, हेलीकॉप्टर, चाहे विशेष बटन रोबोटिक्स मिसाइल इत्यादि का क्या होगा, ये यहाँ पे निर्माण होगा, ठीक है दोस्तों। ये आप देखेंगे अगला यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर बेस्ट टू वंडर पार्क, ठीक है, यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर बेस्ट टू वंडर पार्क। इसमें इसकी घोषणा ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क के तर्ज पर
प्रयागराज में ये बेस्ट टू वंडर पार्क की स्थापना की जाएगी, विकसित किया जाएगा। और विकसित करने के बाद आप देखेंगे ये प्रयागराज के संगम क्षेत्र में किया जाएगा, ठीक है, प्रयागराज के संगम क्षेत्र में ये किया जाएगा। और आप देखेंगे इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रयागराज को दिया गया है। ये महाकुंभ जो आ रहा है ना 2025 में, इसके पहले इसका निर्माण कार्य होगा। और बेस्ट टू वंडर पार्क बेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके ये क्या करते हैं, कलाकृतियों बनाई जाती है, ठीक है, बेस्ट मटेरियल यूज करके, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन आधारित ये रेलवे इंजन का क्या किया जाएगा, ये निर्माण किया जाएगा। ये भारतीय रेल के द्वारा ये कानपुर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर ये हाइड्रोजन ईंधन का निर्माण कार्य ये शुरू किया गया है। ये योजना ये भारत का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित ये रेलवे स्टेशन होगा और ये कानपुर में इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, कानपुर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें देखेंगे IIT कानपुर के अत्याधुनिक लैब सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च तैयार की गई है, ठीक है। इसका निर्माण और विकास के लिए ये IIT कानपुर में एक ये क्या किसके सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च के द्वारा ये तैयार किया गया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखेंगे IIT की इस लैब में इंजन की तकनीकी का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा और इसका निर्माण इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज में किया जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे, ये नाम याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें गोंडा में बनाया जाएगा ये कछुआ संरक्षक रिजर्व, ठीक है। गोंडा जिले में बनाया जाएगा कछुआ का संरक्षण करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाएगा, ठीक है, गोंडा जिला, ये याद रखेंगे, वन विभाग के द्वारा, ठीक है। ये टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से ये शुरू किया गया है एक प्रयास। और इसका प्रयास का उद्देश्य है घाघरा नदी की सहायक नदी जो सरयू नदी है इसके किनारे पर ये संरक्षक का कार्य पूरा किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ये आगे आप देखेंगे ये सरयू नदी के 2 किलोमीटर का ही विस्तार में शामिल होगा, ठीक है, 2 किलोमीटर में। और 30 से अधिक मछली प्रजातियों और 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों, विभिन्न पौधे, पानी और सांपों के 2-2 प्रजातियों का ये संरक्षण यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन ये मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा किया गया है। और आप देखेंगे ये कानपुर में प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। इसमें देखेंगे कानपुर में ये सुविधा का निर्माण अडानी डिफेंस और एरोस्पेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा ये किया गया है, जिसमें आप देखेंगे 4000 नौकरियां, 300 करोड़ रुपए तक का अधिक का निवेश वाला यह निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और ये देखेंगे अडानी जो डिफेंस है इसमें राज्य रक्षा गलियारे का पहले चरण का ये प्रतीक है, ठीक है, पहले चरण का प्रतीक है। और इसके द्वारा देखेंगे अडानी द्वारा निर्मित यह रक्षा निर्माण परिसर दक्षिण एशिया का यानी साउथ एशिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्माण परिसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपके करंट अफेयर्स के लिए। और यह सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जो छोटे और मध्यम बड़े जो कैलिबर वाले गोला बारूद का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब ये आपकी नोएडा में खोली जाएगी, नोएडा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थित, ठीक है। ये पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब है। और इस लैब में क्या है कि नष्ट हो चुके कोई भी संचार चाहे उपग्रह हो चाहे ड्रोन हो तो क्या किया जाएगा, डेटा रिकवर किया जा सकेगा, ठीक है। ये किसके किसके माध्यम से हुआ है, ये स्वीडन और इजराइल के साइबर टूल के सहयोग से ये किया गया है। और इसमें देखेंगे फॉरेंसिक लैब से देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जैसे हो गई, जैसे NIA हो गया, रॉ हो गया और CBI हो गई, ID हो गई, ED हो गई, इसमें क्या मिलेगा, इनकी सुरक्षा एजेंसियों को भी लाभ प्राप्त होगा। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य का ये छठा रेल कोच रेस्टोरेंट बन रहा है, ठीक है। कि कहाँ पे, प्रयागराज में बन रहा है, प्रयागराज जंक्शन है ना। ये रेल कोच क्या होता है, रेल कोच ये होता है कि जो एक ट्रेन है, एक ट्रेन के डिब्बे में 2 डिब्बों को क्या किया जाएगा, 2 डिब्बों को एक रेस्टोरेंट में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक है, AC कोच को, ठीक है, 2 AC कोच को क्या किया, रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी और आगरा में ऑलरेडी संचालित है। इसको ध्यान में रखेंगे कहाँ कहाँ संचालित है। इसमें 56 लोग बैठने की सुविधा, ये 24/7 ये खुला रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे 24 घंटे खुला रहेगा। आने वाले दिनों में गोरखपुर में भी ये खोलने की, ठीक है, चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में मुख्य बिंदु देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए, UPPCS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस बजट को, उत्तर प्रदेश बजट को एक एक करके बहुत ही प्रत्येक बिंदु पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आप देखे होंगे ये जो अपने वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, ये 5 फरवरी 2024 को, ये डेट याद रखेंगे क्योंकि चांसेस है कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो 5 फरवरी 2024 को ये बजट विधानसभा में पेश किए, ठीक है। ये आप देखेंगे ये बजट ये सबसे बड़ा बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वित्तीय वर्ष की जो मुख्य बिंदु आइए देख लेते हैं, ये कितने का है, ये आप देखेंगे 7,36,000 करोड़, ठीक है, 36,000 करोड़ 400
37 करोड़ और 71 लाख का ये बजट है। ठीक है, 7,36,437 करोड़ और 71 लाख रुपए का ये बजट है, ये ध्यान रखेंगे। और आगे इसमें प्रत्येक बिंदु पे देखते हैं। इसमें आप देखेंगे बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए तक का क्या है, नई योजनाएं शामिल की गई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई योजनाएं कितने करोड़ रुपए की शामिल की गई हैं? 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, 24,863। ठीक है, 24,863 ऐसे याद करेंगे, 24,863.57। ठीक है, तो याद हो जाएगा 24,863, 2-3 बार ऐसे बोल दीजिए, लिख दीजिए 1-2 बार। ठीक है, याद हो जाएगा। प्रदेश सरकार की नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान और गरीब पे क्या है, ये उत्थान पर समर्पित है। ठीक है, जो भी नीतियां हैं ये 4 पर समर्पित हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। ठीक है, इसमें प्राप्तियां देख लेते हैं। कुल बजट की कुल प्राप्तियां कितनी है? 7,21,333 करोड़ 82 लाख रुपए तक का अनुमानित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कुल प्राप्तियां जो राजस्व प्राप्तियां हैं कितनी है? 6,68,000 सॉरी 6 लाख कितना है ये, हाँ 6 लाख 6 सॉरी ये क्या है, 6 लाख आप 6,802 करोड़ रुपए की ये राजस्व प्राप्तियां हैं, जिसमें पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है आप देखेंगे। पूंजीगत प्राप्तियां आप देखेंगे 1,14,531 लाख करोड़ रुपए का तक का ये पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत मतलब कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और राजस्व का क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें देखेंगे आगे राजस्व प्राप्ति जो कर राजस्व क्या है, 4,88,902.84 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें देखेंगे याद करने के लिए 488,902 ऐसे करके याद कर लेंगे। इस राज्य का कर राजस्व कितना है? कर राजस्व कितना है? 2,70,086 करोड़ रुपए। ठीक है, और केंद्रीय कर में आप राज्य का अंश देख लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मिनट इरेज कर दो। हाँ, तो ये क्या बात कर रहा है कि ये जो केंद्र सरकार द्वारा जो कर दिया जाता है तो राज्य का अंश कितना है? ये 2,18,816.84 करोड़ रुपए सम्मिलित है। ठीक है, आइए इसमें आगे देखते हैं। कुल व्यय की बात करते हैं। कुल व्यय, इस डाटा को ना एक जगह लिख लेंगे, एक कॉपी में। ठीक है, एक कॉपी में लिख लेंगे और बार बार उसको देखेंगे सुबह उठ के, तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। कुल व्यय कितना है? बजट का कुल व्यय 7,36,437 करोड़ और 71 लाख रुपए का अनुमानित है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय। ठीक है, कुल व्यय में आप देखेंगे जो राजस्व लिखे हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, ये 5,32,655 करोड़ और 33 लाख रुपए का क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। और पूंजी लेख कितने हैं? पूंजी लेख व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जहां पे रोड, ट्रांसपोर्ट और इंस्टीट्यूशन में रुपए पैसे खर्चे होते हैं। ठीक है, वहीं रेवेन्यू में क्या हो जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपकी सैलरी आ जाती है, सैलरी देना, पेंशन देना। ठीक है, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। जैसे कोई स्कीम है तो उस स्कीम में जो डीबीटी के माध्यम से जो पैसे दिए जाते हैं वो आ जाता है आपका रेवेन्यू में। ठीक है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखेंगे जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, ये कितना है? कुल व्यय घटाने के पश्चात 15,103 करोड़ 89 लाख रुपए तक का ये घाटा अनुमानित किया गया है। ठीक है, जो घाटा है डेफिसिट है, ये जो डेफिसिट है, ये कितना? 15,103 करोड़ 89 लाख रुपए तक का अनुमानित है। लोक लेखे में आप देखेंगे 15,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित है लोक लेखे में। ठीक है, और उसमें देखेंगे प्रारंभिक शेष में देखेंगे 38,189 करोड़ 66 लाख रुपए तक का हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष कितने? 28,585.77 करोड़ रुपए तक का अनुमानित है। ये ध्यान रखें, प्रारंभिक शेष। ठीक है, जो बजट में राजस्व बजट है, ठीक है, राजस्व जो रेवेन्यू बचत है वो कितना? 74,147 करोड़ 7 लाख रुपए तक का अनुमानित है। ये ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे आगे, इसमें इरेज कर देता हूँ ये ताकि क्लियर दिखे आपको। हाँ, 2024-25 में देखेंगे राजकोषीय घाटा कितना था, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है ये डाटा। 86,530.51 करोड़ रुपए। ठीक है, 86,530 ऐसे 0.51, ठीक है, 51 रुपया ऐसे करके याद सकते हैं। 86,530, ओके, ऐसे करके याद कर दीजिए।
ठीक है। 86,530 रुपये तक का अनुमानित है ये क्या, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ये कितना है, 3.46%, 3.46%। इसका मतलब हो गया स्टेट जीडीपी, जीएसडीपी, ओके, जीएसडीपी, ठीक है। ये आपको आपका 3.46%, ठीक है। आगे देखेंगे तो आइए बजट के विभिन्न क्षेत्रों में जो बजट का आवंटन किया गया है धनराशि का, उसका देखते हैं। शिक्षा के लिए आप देखेंगे 76,035 करोड़ रुपए, ठीक है, 76,035 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के लिए 57,071 करोड़ रुपए। पुलिस के लिए आप देखेंगे ये 39,516 करोड़ रुपए, ठीक है। और आप देखेंगे लोक निर्माण के लिए 34,858 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के लिए 27,086 करोड़। नगर विकास के लिए 25,698 करोड़। ग्रामीण विकास के लिए 25,409 करोड़, यानी दोनों का लगभग बराबर ही है, ठीक है। और नमामि गंगे के तहत आप देखेंगे ग्रामीण जलपूर्ति के लिए 25,710 करोड़ रुपए। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज के लिए 21,197 और भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 21,054 करोड़ रुपए। इसमें इंपॉर्टेंट में हो जाता है शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस हो जाती है, स्वास्थ्य हो जाता है, नमामि गंगे हो जाती है, पंचायती राज हो जाता है, ठीक है। आइए जो योजनाएं हैं उसको किस हिसाब से धन का आवंटन हुआ है ये देखते हैं। सबसे ज्यादा आप देखेंगे किसका हुआ है, जल जीवन मिशन का, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जल जीवन मिशन का, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट नंबर पे नहीं, ये आपका किस पे हो जाएगा, ये आपका होगा ये फर्स्ट नंबर पे, ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये कितना है, ये आपका 36,095 करोड़, ठीक है, 36,095 करोड़, ठीक है दोस्तों, गलत बोल दिया था। अब आइए सर्व शिक्षा अभियान, ये आपका 21,310, ये याद रखेंगे, ये आपको करोड़ में ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। आप देखेंगे पीवाईक्यू, इफ यू विल सी पीवाईक्यू, इट इज ऑलरेडी ओके, पीवाईक्यू में आ चुका है इस तरीके के क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। ये जो भी योजनाएं हैं उसके क्या क्या कितने आवंटन किए गए हैं, ठीक है। तो विधवा एवं वृद्धा पेंशन के लिए 12,620 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनरेगा के लिए 5,060 करोड़, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए मैंने बताया 36,095 करोड़, और पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3668, इंपॉर्टेंट है। पीएम आवास के लिए ये 6389, और आप देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन के लिए 75 ठीक है, याद रखेंगे 75 कैसे याद रखेंगे, 75 आज़ादी के 75वें वर्ष, ऐसे करके याद कर लेंगे 75। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर, ऐसे करके 2 अक्टूबर गांधी जी स्वच्छ भारत मिशन, अब 75 वर्ष के बाद, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी लगा के आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, चीज़ों को याद करने के लिए कुछ तो लगाता हूँ दिमाग इधर उधर से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्या, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये। तो 2024-25 में देखेंगे प्रदेश के जीडीपी के 25 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंचने का अनुमान है, ठीक है, 25 लाख करोड़, ठीक है, प्रदेश की जीडीपी पहुंचने का इतना अनुमान है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए किसान के बारे में जानते हैं, जो आपके किसान बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसान, वहीं से मैं भी आता हूँ, उसी फैमिली से। तो चलिए, तो 2024-25 में देखेंगे प्रदेश के जीडीपी के 25 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंचने का अनुमान है, ठीक है, 25 लाख करोड़, ठीक है, प्रदेश की जीडीपी पहुंचने का इतना अनुमान है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए किसान के बारे में जानते हैं, जो आपके किसान बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसान, वहीं से मैं भी आता हूँ, उसी फैमिली से। तो चलिए बातें हो गई, ये अक्टूबर में देखेंगे 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड क्या किया गया, वितरण किया गया। ये जो केसीसी होता है ना, केसीसी सॉरी कहाँ लिख देता हूँ, ये केसीसी होता है, केसीसी 1998 में आया था। इसमें क्या होता है कि जो 7% इंटरेस्ट देना होता है, जिसमें आप देखेंगे 3% नहीं 4% ये गवर्नमेंट देती है, ठीक है, सब्सिडी के रूप में, ठीक है। और इसमें केसीसी में आप क्या कर सकते हैं, फसल जो भी फसल के लिए जितने फर्टिलाइजर लगते हैं, चाहे जिस भी तरीके के पैसे लगते हैं ना, उसको कराने के लिए, और 1 साल के भीतर। आइए देखते हैं किसान के बारे में। किसान आप देखेंगे, किसान ये जो बात की गई है, जो 4 मुख्य बिंदु थे, उसमें किसान में जो देखते हैं, सबसे पहले किसान 2023-24 में देखेंगे अक्टूबर माह तक 37 लाख जो किसानों को केसीसी दिया गया है। केसीसी कब आया था, कौन से ईयर में, 1998 में आया था। इसमें क्या गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फार्मर्स को, ठीक है, फार्मर्स को सब्सिडी देती है लगभग 4% की, ठीक है, जिससे वो अब कृषि के जो भी संसाधन है वो खरीद सकते हैं और उसका ये चुका सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे
किसान क्रेडिट कार्ड का इतना वितरण किया गया है। और साथ ही देखेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत देखेंगे 10 लाख कृषकों को अक्टूबर माह तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई है। कितनी? 831 करोड़। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत ये दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए तक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी का क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से क्या होता है, जो भी बेनिफिशियरी हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंच जाता है। ठीक है, डीबीटी माध्यम यही होता है। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा। हाँ, तो इसमें डीबीटी के माध्यम से 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि पहुंच गई है, जिसके माध्यम से कितने 2,62,00,000 कृषकों के खातों में, कितने 2,62,00,000 कृषकों के खातों में ये पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत आप देखेंगे प्रदेश में लघु एवं सीमांत जो कृषक है उनको क्या किया गया है, कृषकों को जो 60 वर्ष के आयु क्रॉस कर चुके हैं 60 ईयर्स, तो उनको क्या किया गया है, पुरुष और महिला को 3,000 रुपए तक की सुनिश्चित मासिक पेंशन दिए जाने की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे महिला और बाल विकास देखेंगे। ठीक है, महिला और बाल विकास देखते हैं। निराश्रित जो महिला पेंशन जो योजना है उसके अंतर्गत देखेंगे जो भी लाभार्थी है उनको 500 रुपये से बढ़ाकर अब 1,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और अगला देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो बताइए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है? ये आपका है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो अगर डॉटर होती है, बेटी होती है, बेटी की स्नातक तक की पढ़ाई, स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार क्या देती है, ये आर्थिक सहायता देती है 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 रुपये तक की। ठीक है, ये कितने चरण में? ये 6 चरण में दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, 6 चरण में दिया जाता है। ठीक है, और अगला देखेंगे रोजगार के बारे में बात करते हैं। रोजगार के बारे में ये एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत आप देखेंगे 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार प्रदान हुए हैं। ठीक है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन और टूलकिट योजना के अंतर्गत 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। ठीक है, ओडीओपी जानते हैं? ओडीओपी कब आया था? ये आपका 2018 में आया था, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें आप देखेंगे 4.13 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत आप देखेंगे 28,68,00,000 मानव दिवस सृजित कराते हुए 75,24,000 श्रमिकों को क्या रोजगार प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह अनुमान कितना है? 33 करोड़ मानव दिवस का क्या करता है, सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। ये टारगेट जो भी होता है ना आपके यूपी पीसीएस के लिए, चाहे किसी भी पीसीएस के लिए, तो टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टारगेट। ओके, हाउ मच इट इज? 33 करोड़। ओके, तो श्रमिक कल्याण में देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल जो बनाया गया था ना उत्तर प्रदेश में, जो बेरोजगार लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, ठीक है, एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक भत्ता देने के लिए। ठीक है, भत्ता देने के लिए उत्तर प्रदेश ने लगभग 8.32 करोड़ कामगारों को क्या करें, पंजीकृत करते हुए देश में सर्वाधिक स्थान है। ठीक है, पूरे कंट्री में फर्स्ट पोजीशन पे है अपना यूपी। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है ये ई श्रम पोर्टल में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आगे, इसमें आप देखेंगे निर्माण कामगारों की मृत्यु और दिव्यांगता सहायता का योजना के लिए भी ये दिया जाएगा। ठीक है, यह नई योजना कर दिया गया। ठीक है, वित्तीय समावेशी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ खाताओं के साथ उत्तर प्रदेश अपना प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कब आया था? 2014। ठीक है, अगला देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5,54,00,000 नामांकन में अपना प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वहीं जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत देखेंगे प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन के साथ ये दूसरे स्थान पर अपना यूपी है। ठीक है, सेकंड प्लेस में। ठीक है, अटल पेंशन योजना के तहत आप देखेंगे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है अपना यूपी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और आप इसमें बात करते हैं कि औद्योगिक विकास के बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुलभता जो लीड्स की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश क्या है, अचीवर्स की कैटेगरी में। ठीक है, एक बार पीवाईक्यू आ चुका है इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये किसमें, अचीवर्स की कैटेगरी में ये इसको रखा गया उत्तर प्रदेश को। ठीक है, और चिकित्सा में देख लेते हैं दोस्तों, मृत्यु दर जो 2014 में थी 285,
प्रति लाख पर, वो कम होकर 2022 में 137 हो गई है, ठीक है। वही शिशु मृत्यु दर 2014 में 48 थी, अब 2020 में 38 हो गई है, 48 से 38, ठीक है, 48 से 38 हो गई है, ठीक है, 2022 में। प्रदेश में सभी जो 75 जनपदों में क्या किया जाएगा, निःशुल्क एल्युमिनियम डायलिसिस एल्युमिनियम बोल रहा हूँ मैं, ये डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस के लिए की सुविधा ये 75 जिलों में ये निःशुल्क कराई जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये कार्य है, ठीक है, अपने गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क ये डायलिसिस जो किडनी फेलियर होता है ना उसमें कराया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा संस्थानों में देखेंगे एमबीबीएस की सीट में क्या की गई, संख्या में 840 से बढ़कर कितनी हो गई है, 3828 हो गई है। और वही निजी क्षेत्र में देखेंगे जो संस्थानों की सीट की संख्या आप 2550 से बढ़कर 5250 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, 2550, यहीं आपको 2 को क्या किया जाएगा, ये 5 को इधर ला दो, बस आपका हो गया, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे कितने 9078 सीटें हो चुकी हैं, ठीक है। वही पीजी में कितने 3318 सीट हो गई है, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत देखेंगे 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड क्या किया गया, वितरित किया गया। आगे देखते हैं प्रमुख विभागों की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देखेंगे 2024-25 में 322 करोड़ रुपए तक का बजट का व्यवस्था किया गया है। इसमें ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें क्या होता है, ये 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये ये डीबीटी के माध्यम से ये दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है ये 5,000 रुपये। ये आपके देखेंगे ये कितने किस्त में दिया जाता है, तीन किस्त में दिया जाता है। एक तो पंजीकृत के समय 1000 दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो 6 महीने की अवस्था हो जाएगी तो उसके बाद 2,000 रुपये, और उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके बाद जो टीका लगता है उसके बाद जो तीसरी किस्त आएगी ये आपका 2,000 का आएगा, ठीक है। इस तरीके के 3 माध्यम से जैसे मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ये जो भी योजनाएं हैं जैसे आप लोगों को पता है 1 से 2 क्वेश्चन आप देखेंगे हर साल ये योजना से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, तो ये जरूरी है जानना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, खासकर जो बजट की योजनाएं होती है ना उससे पूछने के चांसेस हाई होते हैं। जिसमें प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 35 क्या है राज्य सरकार और 30 क्या है निजी है। और देखें संचालित है राजकीय में क्षेत्र में देखेंगे बीएससी नर्सिंग की कॉलेज की संख्या 6 से बढ़कर 23 हो गई है, ठीक है, 6 से बढ़कर 23 हो गई है बीएससी नर्सिंग। जनपद बनारस में देखेंगे मेडिकल कॉलेज की स्थापना 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था से प्रस्तावित किया गया। आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत 1600 हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 1600 हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, तथा 145 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथ और यूनानी चिकित्सा को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कितने हेल्थ सेंटर, ये आप देखेंगे 1600, ठीक है, वेलनेस सेंटर और कितना 1035 ये राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथ, ठीक है, ये ध्यान रखें। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत देखेंगे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। और इसके साथ ही देखेंगे जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो आप वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक, अयोध्या में आप देखेंगे राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, और वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है, ये गोरखपुर में खोला गया, ठीक है। अब देखेंगे अब देखेंगे आप बुंदेलखंड क्षेत्र में आप देखेंगे एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो बीडा का गठन किया जा रहा है। ये किसके तर्ज पे होगा, जो गीडा है ना ग्रेटर नोएडा का, गीडा के तर्ज पे ये किया जाएगा। और देखेंगे आप इसमें गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे आप देखेंगे ये सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। और आप ये देखेंगे मेरठ से कहाँ तक ये आप जाती है, मेरठ से आपका किस जगह पे, ये प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। और कितने जिलों से, 22 जिलों से, 22 जिलों के आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जिलों के नाम याद रखना है, ठीक है। इसके लिए यूपी स्पेशल के लिए इस तरीके कुछ जो क्लासेस है टू द टॉपिक वो आने वाला है बस कुछ ही दिनों में, ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल से जुड़िए, तो इस तरीके के जो भी एग्जैक्ट आपके एग्जाम के लिए जो भी आते हैं आपके क्वेश्चंस वही कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे परियोजना हेतु ये 2,057 करोड़ और 76 लाख रुपए तक की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये गंगा एक्सप्रेस हो गया। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, ये 5 करोड़ रुपए की आवंटन किया गया। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था का प्रस्तावित किया गया, जो वर्तमान वर्ष सापेक्ष 33% से अधिक है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के बारे में जानते हैं दोस्तों। सरकार ने 31 सिंचाई परियोजना पूर्ण करते हुए जिसमें
देखेंगे 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता सृजित, जिसमें आप देखेंगे 46,69,000 कृषक लाभान्वित हुए। ठीक है, ये उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये कितने परियोजना है? 31 परियोजना, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विभिन्न जनपदों में देखेंगे 6,600 राजकीय नलकूप, ठीक है, का क्या किया गया? आधुनिकीकरण किया गया है। डार्क जोन में जो भी स्थित है 569 असफल राजकीय नलकूपों का क्या किया है? पुनर्निर्माण किया गया है। नागरिक उड्डयन देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन में आप देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में ये इस वर्ष में देखेंगे हवाई यात्रा करने वालों की संख्या कितनी परसेंटेज? 19%, 19.2% बढ़ चुकी है। हवाई कनेक्टिविटी में चयनित एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, ये ध्यान रखेंगे। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित जो एयरपोर्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं? अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती एंड चित्रकूट। म्योपुर, सोनभद्र व सरसावा, सहारनपुर के एयरपोर्ट को क्या किया जाए? विकास कार्य अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों। अयोध्या में देखेंगे जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का विकास उसमें विकास कराया जाएगा, जिसके स्थापना देखेंगे वो विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए दिया गया। ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में आते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो सौभाग्य स्कीम है, इसके तहत गरीब परिवारों को क्या निःशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की मासिक किस्तों में क्या की जाएगी? बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, और इसमें 62.18 लाख लोग इच्छुक हैं। ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना ये भारत सरकार के अंतर्गत प्रदेश बुंदेलखंड में ये क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या 4,000 मेगावाट की क्षमता का सोलर पार्क क्या करेगा? विकास करने के लिए लक्ष्य रखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 वाली, ये ध्यान रखेंगे कौन सी ईयर की है। इसके अंतर्गत 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का ये लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 2600 मेगावाट की सौर परियोजना चलाई गई है। ठीक है, परियोजनाएं हैं और प्रदेश में अब तक 238 मेगावाट सोलर रूफटॉप परियोजना स्थापित किया गया। ठीक है, आवासीय और शहरी नियोजन में देख लेते हैं। इसमें देखेंगे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में देखेंगे उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से 916 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में, इसको 395, ये याद रखेंगे कितने करोड़ रुपए दिया गया। और आगरा मेट्रो रेल के लिए 46 ओके, बजट में ये व्यवस्था किया गया। नगर विकास में देख लेते हैं। नगर विकास में ये वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई थी अमृत 2.0 की योजना के तहत 4500 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। महाकुंभ को 2024 के लिए 25 करोड़ रुपए मोस्ट इंपॉर्टेंट और एडिशनली 100 करोड़ रुपए और दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें बात करते हैं अगले बिंदु पे, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन में देख लेंगे। इसके अंतर्गत 800 करोड़ रुपए तक का देने का प्रावधान रखा गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 60% क्या है? 60% अधिक है। प्रदेश में शहर में बाढ़ समस्या को और जल भराव को रोकने के लिए आप देखेंगे अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना शुरू की गई है। क्या नाम है इसका? अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना की शुरुआत की गई है। कितने? 1,000 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, इसमें देखेंगे कृषि के क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए विकास दर कितना? 5.1% का लक्ष्य रखा, प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, कितना? 5.1% याद रखेंगे। और इसके प्रोत्साहन के लिए आप देखेंगे 3 योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें आपका देखेंगे राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायक यूपी एग्रीज योजना और प्रदेश में विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में क्या ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन ग्रेज की स्थापना हुई है। और आप देखेंगे इसमें 200 करोड़ रुपए इस योजना में दिया जाएगा। ठीक है, 200 करोड़ रुपए फिर 60 करोड़ रुपए। ठीक है, 60 करोड़ रुपए ये ऑटोमेटिक वेदर के लिए 60 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, जिसके तहत 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग में देखेंगे औसत गन्ना उत्पादन में जो 72 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, ओके, हेक्टेयर में से अब बढ़कर कितना हो गया? 84 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, हो गई है। ठीक है, दुग्ध विकास में देखेंगे, दूध विकास में डेयरी के क्षेत्र में देखेंगे, इस क्षेत्र में देखेंगे दूध को सुदृढ़ करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए 106 करोड़ 95 लाख रुपए तक की व्यवस्था की गई। इसमें जो नंद बाबा दूध मिशन योजना के तहत आप देखेंगे 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21% अधिक है। ये ध्यान रखेंगे कितने परसेंटेज अधिक है। इसमें आप देखेंगे जो भी पशुपालन करना चाहता है ना, पशुपालन करना चाहता है, ठीक है, गाय रखना चाहता है, डेयरी खोलना चाहता है, तो उसको सरकार कितने तक का अनुदान देती है? 11,80,000 यानी 11,80,000 तक का क्या करती है? अनुदान देती है। ठीक है,
अनुदान देती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। नंद बाबा स्कीम ये एक बार आ चुका है पीवाईक्यू में, तो ध्यान रखेंगे। इसमें देखेंगे जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता, किसमें, प्रतिदिन क्षमता के लिए नवीन डेयरी प्लांट का निर्माण 23,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, एक जनपद मथुरा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मत्स्य मछली के फिशिंग के क्षेत्र में आते हैं। इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आप देखेंगे एक्वा पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों में देखेंगे वेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का प्रथम पुरस्कार ये अपने यूपी को मिला है। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उद्यम MSME के क्षेत्र में देख लेते हैं। इस क्षेत्र में प्रदेश में शिक्षित और युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया और जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और इस योजना के तहत देखेंगे 10 वर्ष में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। और प्रारंभ में 1 लाख लोगों को क्या जोड़ा जाएगा और अधिकतम जो 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण पर दिया जाएगा 4 साल के लिए। ठीक है, बिना किसी इंटरेस्ट के। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा, ऋण की गारंटी सरकार की होगी। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल की नहीं होगी, ये सरकार की होगी। ठीक है, तो ये काफी अच्छा योजना है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्लेज पार्क, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे इसमें आप देखेंगे कि हथकरघा और वस्त्र उद्योग में देखेंगे, हथकरघा और वस्त्र उद्योग में, और इस उद्योग के क्षेत्र में रोजगार के लिए कितना 40,000 रोजगार का लक्ष्य रखा गया। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत देखेंगे लखनऊ और हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ के क्षेत्र में ये खोलने की स्वीकृति दी गई है। इसकी स्थापना 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था में की गई थी इस पार्क की स्थापना के लिए। जनपद आप देखेंगे बनारस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो निफ्ट है, निफ्ट की स्थापना कहाँ पे हुई है, ये आपका बनारस में हुआ है, जिसके लिए आप देखेंगे 150 करोड़ रुपए तक का बजट में प्रावधान है। संस्कृति के क्षेत्र में आते हैं, कल्चर के क्षेत्र में महाकुंभ जो 2025 में होने जा रहा है, इसके लिए जैसे मैंने पिछली कक्षा मतलब पीछे बताया मैंने 100 करोड़ रुपए तक का बजट की व्यवस्था की गई है। और देखेंगे निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र जो श्रीमेनपुर में स्थित में 14.68 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। जनपद आजमगढ़ में जो हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 11.79 करोड़ रुपए तक का, और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र जो चित्रकूट में है, ये ध्यान रखेंगे ये केंद्र कहाँ पे, इसके लिए 10.53 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान जो है अयोध्या में 10 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। आइए टूरिज्म के क्षेत्र में देखते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक कितने 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटन आ चुके हैं। ठीक है, भारतीय, और ये भारतीयों का दिया हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आध्यात्मिक जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सा जगह, अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को क्या नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। नाथ कॉरिडोर याद रखेंगे। वन और पर्यावरण के क्षेत्र में देखते हैं। इस क्षेत्र में देखेंगे कि प्रदेश सरकार ने हरिमिता वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत। वर्तमान में देखेंगे उत्तर प्रदेश क्या वनावरण और वृक्षारोपण के लिए भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज है, 9.23% है, ये ध्यान रखेंगे। वर्ष 2030 में कितना करने का अनुमान लक्ष्य, ये 15%। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत देखेंगे संचालित कार्यक्रम हेतु 110 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था की जाएगी। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट के योजना के लिए 48.98 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था है। लखनऊ में दिल्ली के तर्ज पर 1500 एकड़ के क्षेत्र में एरो सिटी जो विकसित हो रही है, जहां 7 स्टार क्या होंगे, होटल होंगे, पार्क होंगे, इसके लिए कन्वोकेशन की सेंटर की सुविधा प्राप्त होगी। जनपद लखनऊ में देखेंगे स्थित जो कुकरेल वन क्षेत्र है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 50 करोड़। ये कहाँ पे, कुकरेल लखनऊ में। ठीक है, आइए श्रम के क्षेत्र में देखते हैं, श्रम के क्षेत्र में, लेबर के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें देखते हैं संत रविदास शिक्षा सहायता योजना और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकत्रित करते हुए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। ठीक है, दोनों को मिला के। और इसके अंतर्गत देखेंगे नवंबर 2023 में 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ, जिसमें लगभग 58 करोड़ 46 लाख रुपए तक का देने का दिया गया। ठीक है, धनराशि व्यय की गई। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो निर्माण श्रमिक के बच्चों जो निःशुल्क जो गुणवत्तापूर्वक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, प्रत्येक मंडल में। ठीक है, नहीं जिले नहीं है, मंडल है, ध्यान रखेंगे। ये आवासीय अटल, ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय, ये क्या होगा, लेबर
जो श्रम करते हैं, श्रम के बच्चों के लिए यह विद्यालय होगा, जिसकी कुल निर्माण लगभग 1267 करोड़ रुपए की है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। कितने? 16। 18 है अपने मंडल, ठीक है, तो जिसमें 16 किया गया, 2 बाकी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जुड़ी जो परीक्षा उपयोगी जो भी तथ्य हैं, आइए इसमें देखते हैं घटनासार में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। इसमें देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश के सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार बना हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार बना हुआ है। देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज, सर्वाधिक सूक्ष्म और लघु उद्योग वाला राज्य बन चुका है, इंपॉर्टेंट है। देश की कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का 65% योगदान है, यानी 65% जो मैन्युफैक्चरिंग होती है अपने स्टेट से होती है, ठीक है। भारत का पहला फ्रेट विलेज बनारस में क्या किया जाएगा? 100 एकड़ में विकसित किया जाएगा। भारत का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही हो गया, भारत का पहला फ्रेट विलेज, ओके। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। फ्रेट विलेज का मतलब ये हो गया, ठीक है। और 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक जो क्या है, सिर्फ सिटी वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक है, फर्स्ट राज्य बन गया है, ठीक है, कौशल विकास नीति लागू करने वाला। फूड बास्केट के रूप में आप देखेंगे, पहचान में आप देखेंगे, दूध में, गन्ना में, चीनी में, आलू में, आम में, आंवला में। आंवला आपका कहाँ का होता है? आंवला का ओडी भी बताइए, ये कौन सा जिला है? अरे याद नहीं आ रहा इस समय। हाँ, प्रतापगढ़, ठीक है, ओडीओपी प्रतापगढ़। और एथेनॉल में उत्पादन में देश में अग्रणी है, ये याद रखें, दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आंवला और एथेनॉल, ठीक है। राज्य में देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, ठीक है। और सड़क नेटवर्क कितना है? 4 लाख किलोमीटर का। आप देखेंगे जो एसोचैम के द्वारा आप देखेंगे राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक मिला हुआ है, ठीक है, स्वर्ण पदक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्षेत्र जो प्राथमिक जो प्राइमरी होता है जो सेक्टर, उसमें 23.78 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो सेकेंडरी होता है, द्वितीय होता है, इसमें 29.66, ठीक है। और जो टर्सरी होती है, तृतीयक होती है, इसमें 46.55 होता है, यानी सबसे ज्यादा टर्सरी में होता है, टर्सरी, ठीक है, टर्सरी में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला बनारस देश का पहला शहर बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्थानीय डिजिटल ट्विन मैप, ठीक है, बनाने वाला ये देश का पहला राज्य शहर कौन सा बना है? ये आप देखेंगे बनारस बना है, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो सहायता में भीड़ और अवैध निर्माण की निगरानी, पेयजल आदि की सुविधाएं, इसमें क्या की व्यवस्था की मदद मिलेगी। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, ये बीएचयू में ये भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। इसमें देखेंगे जो जंतु विज्ञान विभाग के जो ज्ञानेश्वर लैब में ऑटो डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है, ठीक है, एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है, ये इंडिया मेक इन इंडिया के तहत ये लगाई गई है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे आगे देखते हैं। इसमें मार्च 2023 में देखेंगे बीएचयू में जंतु विज्ञान विभाग के एडनेट सोसाइटी और हैदराबाद के पर्सनलाइज्ड जो मेडिसिन में देखेंगे, मेडिसिन पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये याद रखेंगे, नाम ये हैदराबाद का है और ये बीएचयू का है, ठीक है। और इसमें देखेंगे इस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि जो एस्टोनिया की तरह डीएनए बैंक बनाने की पूरी तरीके से तैयारी की गई है। जो एस्टोनिया है ना, एस्टोनिया एक देश है, ठीक है। और आप देखेंगे इसके द्वारा हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री का वितरण एक बार में किया जाएगा, ठीक है। और यूरोपीय देश जो एस्टोनिया में वर्ष 2000 में देखेंगे जीनोम बैंक खुला था, जिसमें 20% की आबादी का डेटा का उपलब्ध है, ठीक है। अगर कोई मरीज अगर डॉक्टर के पास जाता है तो उसका 20 साल का मेडिकल हिस्ट्री सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका ये एक विवरण था, ठीक है। आइए मुख्य था वो देख लेते हैं, तथ्यसार उत्तर प्रदेश के जो अभी पढ़े हैं ना, उससे कुछ बिंदु इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश का पहला रेल और रोड सिग्नेचर ब्रिज बनाने की घोषणा की है? यह बनारस में गंगा नदी पर, ठीक है। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? ये आपका बनारस में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए रोजगार हेतु कौन सी योजना का घोषणा किया गया? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ये हैटल हॉस्पिटल कानपुर में, ध्यान रखेंगे।
अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस नगर निगम द्वारा वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की गई, ये आप देखेंगे जो भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी परिवहन के द्वारा लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में देखेंगे वही कैबिनेट मीटिंग में आप देखेंगे जो औद्योगिक शहर बनाने की नीति को मंजूरी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किया गया, ये आगरा और प्रयागराज, ठीक है, आगरा प्रयागराज, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ का वह छात्र जिसने टीम सामर्थ्य द्वारा निर्मित चंद्रयान 4 के रोवर मॉडल को क्या किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया, उसका क्या नाम था, उनका नाम कार्तिकेय पांडे जी था, ठीक है, पांडे जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र, ठीक है, पूरा छात्र को कनाडा के टोरंटो में, ठीक है, राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा की ओर से $75,000 राशि की वेस्टर्न इंटरनेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, किसको, पंकज मिश्रा जी को। आगे देखेंगे कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया, ये कृषि सखी स्कीम को, ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल में के अंतर्गत कितने रेल स्टेशन का नाम परिवर्तन किया जा रहा है, ये 8, ठीक है, ये 8 जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम, ये कहाँ पे, लखनऊ में, ये अमेठी जिले में, ठीक है। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये बबीता चौहान जी को। उत्तर प्रदेश की किस कंपनी को घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है, ये टाटा पावर ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने देखेंगे कि 2024 तक, मतलब 2024 सशक्त सेना महोत्सव का आयोजन किया गया, ये लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में, ठीक है, लखनऊ छावनी, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं दोस्तों, इसमें आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा पर वृक्ष रोपण करने के लिए जन अभियान 2024 को ये लाया था, इसको शुरू किया था, क्या नाम है, मित्रवन पहल, ठीक है, मित्रवन। भारत के निजी क्षेत्र में पहले गोला बारूद मिसाइल का निर्माण ये किस राज्य में किया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, ये बनारस में। मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा एशिया के पहले जटायु राजगिद्ध का संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया, ये गोरखपुर वन क्षेत्र, ये भारी वैशी महाराजगंज में, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा कहाँ पर फॉरेस्ट्री कॉलेज खोला जाने की घोषणा है, ये आप देखेंगे गोरखपुर। अब देखेंगे प्रदेश सरकार ने कहाँ पर प्रदेश की पहली एकत्रित हरित शहरी सड़क के निर्माण की घोषणा की, ये आप देखेंगे मेरठ में, ठीक है। देखेंगे प्रदेश का कौन सा कमिश्नरेट जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बना है, ये गौतम बुद्ध नगर बना है, नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का ISO प्राप्त हुआ है, प्रमाण पत्र मिला है, ये सोनभद्र को, ठीक है। ISO का मतलब सोनभद्र, ISO से सोनभद्र, ऐसे करके याद कर लेंगे, कुछ भी ट्रिक लगा दीजिए जिससे आपको याद हो जाए, देखिएगा। और ये आप लोग को याद हो गया होगा, ये आप देख सकते हैं कि आप लोग को याद हो जाए, कभी भी ऑप्शन में आएगा आप मार सकते हैं, ISO जहां लिखा है सोनभद्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाल ही में राज्य के कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया, ये 18 अपने मंडल है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं 18 मंडल से, ठीक है दोस्तों, हर एक मंडल में ऐसे करके याद कर सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भाषा के विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की, ये संस्कृत विद्यालय के छात्र। पेरिस में आयोजित जो विश्व पैरा ओलंपिक 2024 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के किस पैरा एथलेटिक को हाई जंप में स्वर्ण पदक मिला था, ये प्रवीण कुमार जी को मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखेंगे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये जयंत खोत जी को, ठीक है, जयंत खोत जी को ये नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी को। ये आप देखेंगे कक्षा को बिना बाधित किए छात्र संघ चुनाव के लिए देश का उपयोगी सॉफ्टवेयर जिसे हाल ही में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया, ये वोटिंग करके ये एक साइड दिया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जून 2024 कहाँ पर मिले बाघों की संख्या के प्रमाण के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित कर दिया, ये सुहेलवा टाइगर रिजर्व। सुहेलवा ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, गोंडा में है क्या, एक मिनट चेक करने दीजिए, ठीक है दोस्तों, ये गोंडा में भी है, ठीक है, मोस्टली ये गोंडा में है। उसके बाद ये किस में है, ये श्रावस्ती में भी आता है, ठीक है, श्रावस्ती में भी, गोंडा में भी, और ये बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर, ये तीनों एक ही जगह पे है ना, ठीक है, ये बहराइच के पास ही है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें आगे आपको देखने को मिलता है ये तथ्य, ठीक है। देखेंगे उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहां पर मंदिर का संग्रहालय बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ये आप देखेंगे अयोध्या में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण का प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा, ये महाराजगंज में। मार्च 2024 में किस
किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, ये आयुष्मान कार्ड को। ठीक है। मार्च 2024 में अपराध को रोकथाम के लिए देखेंगे और जांच में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है, त्रिनेत्र 2.0। ठीक है। आगे देखेंगे जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन की शुरुआत की गई, ये बीपीएल के परिवारों के लिए, बीपीएल। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग आते हैं ना उनको मुफ्त बिजली मिलेगा अब अपने प्रदेश में। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर ट्रेडर ओके दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान के द्वारा किया गया, ये भारतीय MSME फर्म, ये नोएडा के द्वारा। ठीक है। देखेंगे 2025 और 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ, नोएडा में। ठीक है, मोटो जीपी का कहाँ पे, नोएडा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया, ये श्रावस्ती और बलराम जिले में। ठीक है, श्रावस्ती और बलराम। ठीक है, बलरामपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अपने ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया गया, ये चित्रकूट में स्थित तुलसी झरने पर। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों के और उनके दैनिक जीवन को क्या करने के लिए, मदद करने के लिए एक AI आधारित क्या बनाया, स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है। इसका क्या विकसित किया है, हरकोई बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना का जो ये AK-203 है ना, AK-203 का असल्ट राइफल, ये करेवा के अमेठी में। ठीक है, ये स्थान पर इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष तक के वायु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया, ये लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स के नाम से। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी, ये नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ पर देश का पहला बैटरी चलित टावर वैगन बनाया जाएगा, ये कानपुर में। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ पर हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा विश्व होटल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया, ये आगरा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगरा का वह किस जिले में बेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा, ये प्रयागराज में। ठीक है, अपने प्रयागराज में। हाल ही में वह जिला जहाँ पे कछुआ संरक्षण का रिजर्व बनाया जाएगा, ये गोंडा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट क्या किया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट बनाया जाएगा, ये अयोध्या में। आगे देखेंगे दोस्तों इसमें, हाँ, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश के कितने छात्रों ने कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया, ये 61,000 छात्रों ने। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है, बुंदेलखंड, आप लोगों को पता ही है, बुंदेलखंड रीजन पानी के लिए, सूखे के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सूखे की निगरानी के लिए। ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश की नोएडा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी निर्माण टेंडर जीता है, ये कौन, बेव्यू प्रोजेक्ट। ओके, बेव्यू प्रोजेक्ट। आप देखेंगे मोदी जी के द्वारा लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 4.0 में यूपी के कितने करोड़ की परियोजना को शुभारंभ किया गया, 10 लाख करोड़। ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां मोदी जी ने 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, ये संभल जिला है। ठीक है, संभल। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर, ये अपना बनारस बन चुका है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, रामायण से क्या हो जाएगा, अयोध्या। ठीक है, राम जी वहीं पे विराजमान है, अयोध्या। ठीक है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया, ये लखनऊ। ठीक है। आप देखेंगे अमेरिका विमानन, ये जो निर्माता जो कंपनी है बोइंग ने कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोलेगा, ये खुर्जा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का वो पहला DNA बैंक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, BHU बनारसी में। ठीक है, ये पहला DNA बैंक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, अवार्ड मिला, ये बनारस और अपना प्रयागराज। ठीक है। और योगी जी के द्वारा आप देखें किस शहर ने राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया, ये प्रयागराज में ही। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन की लड्डू को GI टैग मिला, ये अयोध्या है। ठीक है, अयोध्या है। ठीक है, हनुमानगढ़ी। ठीक है, जहां हनुमान जी होंगे वहीं राम जी होंगे, तो राम जी कहाँ पे हैं, ठीक है, अयोध्या में। ऐसे करके जहां राम जी होंगे वहां हनुमान जी होंगे, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में देखिए याद हो गया।
केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया? ये मुजफ्फरपुर के तुगलकपुर गांव में, ठीक है, तुगलकपुर क्या नाम है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप देखेंगे, किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया? डॉक्टर रितु, ये वैज्ञानिक है, और नवीन, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्यमी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट में देखेंगे कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई? ये बनारस में। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में देखेंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? ये शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। ये 76,035 करोड़ रुपए, ध्यान देंगे, ठीक है। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने, आप देखेंगे, राज्य का बजट को प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए तक का अब तक का सबसे बड़ा बजट ये प्रस्तुत किया है? ये 7,36,438 करोड़ रुपए तक का, ठीक है दोस्तों। ये आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये घटना सार का, और 1 गो में ये कंप्लीट कराया हूँ। इसमें साथ ही आपको ट्रिक भी बताया हूँ, ठीक है, ट्रिक भी बताया हूँ कैसे याद करना है चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चैनल से जुड़िए, ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, आप देख रहे होंगे काफ़ी लगातार समय से, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।